माइनक्राफ्ट के डेवलपर्स पहले वार्डन को कुछ ऐसा बनाने वाले थे और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, माइनक्राफ्ट की इतनी ज्यादा डार्क हिस्ट्री इन पोइट्री शार्ट्स के पीछे छुपी हुई है और अगर आपने इनको सुन लिया तो आप अपने दांतों तले उंगलियां चबा जाओगे। और तो और जानिए कैसे इस मुर्गी ने इस पुअर फार्मर को एकदम अमीर बना दिया। वेल, आज की वीडियो काफी ज्यादा यूनिक होने वाली है, सो बिना देरी करे शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। रेडी हो जाओ क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के इतिहास के एक ऐसे खतरनाक मॉब के बारे में जिसने अपनी दहशत फैला रखी है। बेशक मैं इसी की बात कर रहा हूँ। जब से ये माइनक्राफ्ट में ऐड हुआ है तब से हर कोई अंधेरे में जाने से काफी ज्यादा डरता है। जिस वार्डन को आज हम सभी जानते हैं वो एक बदसूरत, खतरनाक और काफी जानलेवा मॉब है और आप जानकर हैरान हो जाओगे, माइनक्राफ्ट के डेवलपर्स ने जानबूझकर इसको आंखें नहीं दी हैं ताकि ये अंधेरे में सिर्फ सुनकर प्लेयर्स के ऊपर अटैक कर सके। और फिर डेवलपर्स एक ऐसा मॉब बना देते हैं जो एक हल्की सी हलचल सुनते ही एकदम पागल हो जाता है और उसके रास्ते में जो भी आता है ये वार्डन उसको जानलेवा तरीके से मार डालता है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए हमारा वार्डन इस मॉब से इंस्पायर्ड है। माइनक्राफ्ट डेवलपर्स पहले कुछ ऐसा ही मॉब गेम के अंदर डालने वाले थे। डेवलपर्स का कहना है कि वो एक ऐसा मॉब डालना चाहते थे जो दिखने में काफी खतरनाक और लंबा सा हो, लेकिन उन लोगों को ये प्लान ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि जो हमारा स्टॉकर था वो एंडरमैन से भी ज्यादा लंबा था और केव्स के अंदर स्टॉकर को प्लेयर्स का पीछा करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, हमारे डेवलपर्स पहले वार्डन को सिंपल एक ऊपर जमीन के ऊपर स्पॉन करने वाले थे, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो भाई हर कोई प्लेयर अपने घर से बाहर निकलने में भी डरता, इसलिए मोजेंग ने आइडिया एकदम रिजेक्ट कर दिया। एंड फिर इन लोगों को एक आइडिया आता है क्यों ना जमीन के नीचे यानी पाताल लोक में एक नई बायोम बनाई जाए जिसको आज के टाइम पर प्लेयर्स डीप डार्क के नाम से जानते हैं। एंड इसके बाद डेवलपर्स काफी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक ऐसा न्यू मॉब बनाते हैं जिसको स्टॉकर 2.0 के नाम से जाना जाता था। इतना घिनौना और डरावना मॉब जिसको देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। इसके इतने बड़े बड़े दांत और इसकी स्किन पर जो ये गड्ढे हैं इसको देखना कोई पसंद नहीं करेगा। और माइनक्राफ्ट को छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं इसलिए वो ज्यादा डर ना जाए, इसलिए डेवलपर्स को ये आइडिया भी रिजेक्ट करना पड़ा। एंड फाइनली सबसे पहले मॉब को मिलाकर और स्टॉकर 2.0 को मिलाकर वो एक नया मॉब बनाते हैं जिसको आज के टाइम पर हम वार्डन के नाम से जानते हैं। और गाइस क्या आप जानते हो जो हमारा वार्डन है वो एक वॉर्म से इंस्पायर्ड है। जैसे एक खतरनाक सा वॉर्म जमीन के अंदर से निकलता है ऐसे ही हमारा वार्डन भी जमीन के अंदर से निकलता है। और तो और जैसे हमारे वॉर्म के टेंटिकल्स होते हैं ऐसे ही हमारे वार्डन के भी टेंटिकल्स हैं जिससे वो वाइब्रेशंस का पता लगाता है। और ये सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे, जो आपको वार्डन के पास जाने पर हार्ट बीट सुनाई देती है वो असल में एक रियल इंसान की हार्ट बीट की साउंड है। और इसके हार्ट में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो अपनी हार्ट बीट की वाइब्रेशन से एक सोनिक बीम निकालता है और अपने प्लेयर्स पर अटैक करता है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, क्या माइनक्राफ्ट को पहले स्टॉकर को ही ऐड करना चाहिए था या आप लोग वार्डन से ही खुश हो? मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वेल गाइस, मैं जिसकी अब आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो जॉन नाम के एक पुअर फार्मर की है। बाकी लोगों के मुकाबले जॉन की लाइफ कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट थी क्योंकि जॉन के पास सिर्फ एक ही घर था और वो घर भी काफी बुरी हालत में था। और यहाँ पर जॉन सिर्फ फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट था। जॉन यहाँ पर दिन रात मेहनत कर कर काफी ज्यादा फार्मिंग करा करता था एंड जो भी क्रॉप्स और वेजिटेबल्स वो उगाता था वो जाकर इनको गाँव में बेचकर कुछ एमरेल्ड्स कमाता था जिससे कि वो अपनी डेली लाइफ जी सके। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जिससे जॉन की लाइफ पूरी बदलने वाली थी। रात के समय इतना ज्यादा बड़ा तूफान आता है जिसकी वजह से जॉन की सारी क्रॉप्स एकदम खराब हो जाती हैं। और ये सब हादसा देखकर जॉन इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो यहाँ पर सुसाइड करने की सोचता है। लेकिन फिर उसको अपने एनिमल्स के बारे में ध्यान आता है और वो सोचता है कि अगर इनको कोई खाना नहीं खिलाएगा तो इसके एनिमल्स भी मर जाएंगे। इसलिए जॉन अपने आप को रोक लेता है और डिसाइड करता है कि वो ऐसे ही मेहनत करता रहेगा। एंड पुराने माइनक्राफ्ट के टाइम पर काफी लोगों का ऐसा बिलीव है कि अगर वो अपनी कोई भी विश मांगते हैं इस वेल के सामने तो वो पूरी हो जाती है। तो जॉन भी इसी उम्मीद में उस वेल के सामने प्रे करना शुरू कर देता है और अपना एक एमरेल्ड डाल देता है ताकि उसकी वो विश पूरी हो जाए। और जब जॉन अगले दिन सुबह उठता है तो ये अपनी मुर्गियों को दाना डालने चले जाता है, लेकिन वहाँ पर जॉन को पता लगता है उसमें एक मुर्गी काफी ज्यादा अलग सी है। यस गाइस, एक ऐसी चिकन जो बाकी चिकन के मुकाबले काफी ज्यादा अलग सी दिखती थी। लेकिन इस चीज को जॉन एकदम इग्नोर कर देता है और वो अपनी बाकी वेजिटेबल फार्मिंग में लग जाता है। और ऐसे कुछ दिन बीतते गए और जब जॉन चिकन फार्म में वापस जाकर एग्स कलेक्ट करने जाता है तो उसको पता लगता है कि वहाँ पर
काफी सारे डायमंड्स पड़े हुए हैं। इतने सारे डायमंड्स जॉन ने अपनी लाइफ में पहली बार देखे थे और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये डायमंड्स आए तो आए कहां से। और हर दिन सेम ऐसा ही होता जा रहा था। जब भी जॉन उस फार्म के अंदर जाता था तो उसको काफी सारे डायमंड्स मिला करते थे। और फिर कुछ दिन बाद जॉन को ये बात समझ आ जाती है, जो ये मुर्गी है ये काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि ये एग्स की जगह डायमंड्स देती हैं। और इतने सारे डायमंड्स आने के बाद ये जो पुअर फार्मर था ये काफी ज्यादा अमीर बन जाता है और इसकी लाइफ में जितनी भी दिक्कतें थी वो सारी की सारी सॉल्व हो जाती हैं। सो गाइस, क्या ऐसा है जो यहाँ पर जॉन ने विश मांगी थी वेल के सामने खड़ी होकर वो सच हो गई? आपको क्या लगता है मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। 1.20 माइनक्राफ्ट के अपडेट में काफी नई चीजें ऐड तो जरूर हुई थी, लेकिन उनमें से एक पोएट्री शार्ड्स भी थे। 90% प्लेयर्स को ये पोएट्री शार्ड्स एकदम फालतू की चीज लगते हैं। सही में आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है इन पोएट्री शार्ड्स के पीछे इतना बड़ा रहस्य छुपा है, जिसको अगर आपने एक बारी सुन लिया तो आप हैरान रह जाओगे। बेसिकली हमारे पोएट्री शार्ड्स आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए हैं और जिसको आर्कियोलॉजी के बारे में नहीं पता मैं उनको ये बता दूं, पुराने जमाने की चीजों को ढूंढने को ही आर्कियोलॉजी कहते हैं। और ऐसा ही कुछ माइनक्राफ्ट में भी होता है। आपको ब्रश की मदद से पुराने टाइम की दबी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं और फिर हमको ये शार्ड्स मिलते हैं। और क्या आप जानते हो, जैसे एंशिएंट टाइम की पोर्ट्स के ऊपर इमेजेस बनी होती है, ऐसे ही माइनक्राफ्ट के पॉट्स के ऊपर भी कुछ सिमिलर दिखेगा आपको। और आप ये भी जानते होगे जो हमारे पोएट्री शार्ड्स है वो हमको एक जगह पर नहीं मिलते बल्कि काफी अलग अलग जगह पर मिलते हैं। एंड इससे ये भी साफ हो जाता है जो हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो एक ही जगह पर नहीं बल्कि वो अपनी अलग अलग सोसाइटीज बनाकर अलग अलग जगह रहते थे। आप इस चीज को कुछ ऐसे समझ पाओगे, आप में से कई लोग दिल्ली में रहते होंगे तो कोई मुंबई में रहता होगा और कोई राजस्थान में रहता होगा और ऐसी अलग अलग जगह पर ये एंशिएंट सिविलाइजेशन भी माइनक्राफ्ट के अंदर रहती थी। एंड जैसे इंडिया के अंदर खुद एक नई जगह जाने पर आपको एक नया कल्चर देखने को मिलता है, ऐसे यहाँ पर माइनक्राफ्ट के अंदर बायोम्स हैं। किसी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन ने ये डेजर्ट टेंपल बनाया तो दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने ये जंगल टेंपल बनाया। और आप लोगों ने ट्रेल रूइंस भी जरूर देखे होंगे जो आपको यूजुअली जंगल बायोम में देखने को मिलते हैं। काफी सालों पहले ये ट्रेल रूइंस कुछ ऐसी दिखती थी, लेकिन टाइम बीतते बीतते इसके ऊपर डर्ट और धूल जमा होना शुरू हो गई और अब ट्रेल रूइंस का बस हमको इतना ही हिस्सा बाहर देखने को मिलता है। और आप ट्रेल रूइंस को रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारे ईस्टर आइलैंड हेड्स हैं, इनको 15 to 16 सेंचुरी में बनाया गया था और काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हेड्स हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि इनके हेड के नीचे भी काफी ज्यादा बड़ा हिस्सा है जो ट्रेल रूइंस की तरह जमीन में धूल और मिट्टी की वजह से दफन हो गया है। और आपको पता है जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो अलग अलग बायोम्स में घूमा करती थी ताकि वो और नई रिसोर्सेस कलेक्ट कर सकें। और इवन दो हमारे एंशिएंट बिल्डर्स पानी के अंदर जाकर भी अपने मॉन्यूमेंट्स बनाने लग गए ताकि वो पानी के अंदर से भी अलग अलग रिसोर्सेस कलेक्ट कर पाए। और जरा इस शार्ड को ध्यान से देखो, इसके ऊपर फिशिंग रॉड बनी हुई है। इसका मतलब कई सालों पहले यहाँ पर फिशरमैन आए थे और उन्होंने यहाँ पर वॉर्म रूइंस बनाए हैं और उन्हीं वॉर्म रूइंस के अंदर से हमको ये शार्ड मिलता है। और अगर हम बात करें कोल्ड रूइंस की तो वहाँ से हमको कुछ ऐसे शार्ड्स मिलते हैं जिनके ऊपर ब्लेड बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर एक टाइम पर पायरेट्स रहा करते थे और माइनक्राफ्ट में पायरेट्स हुआ करते थे। इसका जीता जागता सबूत हमारी शिपरेक्स हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा काला रहस्य हमारे डेजर्ट टेंपल का है, क्योंकि डेजर्ट टेंपल के अंदर से हमको माइनर शार्ड मिलती हैं और इससे साफ पता लगता है ये शार्ड्स उन माइनर्स की है जिन्होंने माइन शाफ्ट बनाई है। एंड उन माइन शाफ्ट के अंदर से जो भी इनको रिसोर्सेज मिलती थी ये डेजर्ट टेंपल में आकर छुपा देते थे और उन रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन इन्होंने यहाँ पर TNT लगाकर कर रखी है ताकि इनके सामान को कोई चुरा ना सके। वेल, मैंने तो आप लोगों को पहले ही बोला था इन बोरिंग सी शार्ड्स के पीछे इतनी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री छुपी हुई है। वेल, ये थ्योरी आप लोगों को कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।